नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं मुकेश बसेना आज आपके लिए इंडियन पॉलिटी या फिर भारतीय राज्य व्यवस्था की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है बहुमत या फिर मेजोरिटी। साथियों, यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि और कन्फ्यूजन भी रहता है कि आखिर किस बहुमत में कितने मेंबर की आवश्यकता होती है। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आखिर बहुमत क्या होता है और इसके प्रकार में देखें तो सामान्य बहुमत क्या है, प्रभावी बहुमत क्या है, पूर्ण बहुमत क्या है और विशेष बहुमत क्या है। सामान्य बहुमत मतलब सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, प्रभावी बहुमत मतलब इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है, पूर्ण बहुमत मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी आखिर क्या है, विशेष बहुमत मतलब आखिर विशेष बहुमत होती क्या है, किन किन विधेयक में इस विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ऐसे हम इन चारों प्रकार के जो बहुमत है इसकी व्याख्या करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और यदि इस वीडियो लेक्चर के जो कंटेंट है आपको पसंद आता है, आपका काम का लगता है आपको, तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। साथियों, अब हम देखते हैं कि आखिर बहुमत क्या होता है। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत लोकसभा या फिर विधानसभा में सबसे अधिक सदस्यों वाले राजनीतिक दल या गठबंधन द्वारा पूर्ण बहुमत से बनाई गई सरकार को बहुमत की सरकार कहते हैं। तो देखिए, आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, 50% प्लस 1। जब भी देश में ये लोकसभा चुनाव या फिर कहते हैं किसी राज्य की विधानसभा चुनाव होती है, तो आप कह सकते हैं कि यदि मान लो यदि सीट की संख्या टोटल 400, तो 50% प्लस 1 मतलब 200 प्लस 1 मतलब यदि जिस पार्टी या गठबंधन को यदि 201 सीट मिल जाती है तो वो क्या कहलाता है, बहुमत कहलाता है। जिस पार्टी या जिस गठबंधन को बहुमत मिल जाएगी, उस पार्टी या उस गठबंधन से मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। साधारणतः साथियों यही चीज़ होती है और डेफिनेशन में भी स्पष्टतः यही बात लिखी हुई है कि 50% प्लस 1 जिसको मिलेगा उनकी सरकार बनेगी। यदि 400 सीटों में से यदि किसी पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको 150 सीट मिला मान लीजिए, और उसके जो साथी दल है, गठबंधन के दल जो साथी है, उनको यदि 60 सीट मिला तो 150 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 210 सीट। इस प्रकार 201 से ज़्यादा हो गया, 400 सीट में से 201 प्लस, तो इसका मतलब भी क्या है, 50% प्लस 1। इसका मतलब यहाँ पे गठबंधन की सरकार बनेगी और वहाँ से कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनेगा। देखते हैं बहुमत के प्रकार। जैसे हो गया सामान्य बहुमत, ठीक है, सामान्य बहुमत या फिर सिंपल मेजोरिटी। प्रभावी बहुमत मतलब इफेक्टिव मेजोरिटी, पूर्ण बहुमत या एब्सोल्यूट मेजोरिटी, और विशेष बहुमत या स्पेशल मेजोरिटी। तो ये जो चारों प्रकार के बहुमत है, सामान्य बहुमत, प्रभावी बहुमत, पूर्ण बहुमत और विशेष बहुमत, इसकी व्याख्या हम आगे करते हैं। वीडियो के साथ बने रहिए, काफ़ी यूजफुल रहने वाला है ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर अक्सर बहुत कन्फ्यूजन होते रहता है। इसलिए अंत तक देखिए वीडियो और समझिए कि आखिर बहुमत के जो प्रकार है ये क्या होता है, किस विधेयक में या किस प्रस्ताव में कौन सा बहुमत की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं सामान्य बहुमत मतलब सिंपल मेजोरिटी। सामान्य बहुमत उपस्थित कुल सदस्यों या फिर मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 50% प्लस 1 होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए नहीं, वास्तव में है, लोकसभा में कुल सदस्य संख्या है 543। ठीक है, उनमें से यदि उपस्थित सदस्यों की संख्या है केवल 250, तो इस आधार पर वास्तविक बहुमत क्या हो जाएगा, 250 का आधा मतलब इसका 50% हो जाएगा, 125 प्लस 1 मतलब 126। तो यदि किसी लोकसभा में या किसी राज्य की विधानसभा में कार्रवाई चल रही हो, तो वहाँ पे यदि सामान्य बहुमत से किसी विधेयक को पारित करना हो, तो यदि उपस्थित सदस्य 250 हो और यदि मतदान 126 सदस्य करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, उससे क्या कहेंगे, सामान्य बहुमत कहेंगे, और यहाँ पे जो विधेयक है वो पारित हो जाएगा, पारित माना जाएगा। तो साथियों, इसका साधारण सा मतलब क्या हुआ कि जितने भी सदस्य सदन में उपस्थित है या फिर मतदान में भाग ले रहे हैं, उनका 50% प्लस 1 यदि मतदान होता है तो वो क्या कहलाएगा, सामान्य बहुमत कहलाएगा। इससे कौन कौन सा प्रस्ताव पास होता है, मतलब कौन कौन सा बिल पास होता है, तो क्या हो जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव हो गया मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन, विश्वास प्रस्ताव मतलब मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस, धन विधेयक बिल मतलब मनी बिल, और सामान्य बिल मतलब जनरल बिल। ये जो प्रस्ताव के बारे में इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे दूसरे वीडियो लेक्चर में। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आपको रोज़ नए नए जो टॉपिक है इसका विस्तृत व्याख्या मिलते रहेगा। तो याद रखिएगा, जो मैक्सिमम जो बिल है हमारे संसद में, ठीक है, इसी बहुमत से पारित होता है। मैक्सिमम जो बिल है इसी बहुमत से पारित होता है। चलिए आगे चलते हैं पूर्ण बहुमत मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी की ओर। ठीक है, अभी पूर्ण बहुमत आखिर क्या होता है,
तो ये होता है सदन की कुल संख्या का आधे से एक अधिक, सदन की कुल संख्या का आधे से एक अधिक, ठीक है। लोकसभा में कुल सदस्य की संख्या 543 है। इस आधार पर वास्तविक बहुमत क्या हो जाएगा किसी बिल को पास होने के लिए, 543 का आधा प्लस 1 मतलब 273 हो जाएगा, ठीक है। इसे खास तौर पर सरकार बनाने के समय इस्तेमाल किया जाता है। आपने सुना भी होगा, अक्सर ये कहा जाता है कि वर्तमान सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है। जैसा कि अभी थोड़ी समय पहले मैंने बताया था कि जिस भी दल के पास या गठबंधन के पास 50% प्लस 1 का बहुमत होता है तो उसके मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता है, उसकी सरकार बनाया जाता है। जैसे कि 543 लोकसभा सीटों में से जो 2019 से 2024 वाला जो टर्म है, ठीक है, लोकसभा, ठीक है, तो इसमें क्या था, जो भाजपा है इसकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। जबकि अभी जो 2024 से 2029 वाला जो टर्म है इसमें गठबंधन की सरकार बनी है। 273 सीट लाने के लिए क्या है कि उनको 50% प्लस 1 सीट लाने के लिए जो अन्य छोटे जो राजनीतिक दल है उनका भी सहारा लेना पड़ा और गठबंधन की सरकार बनी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है। जिसके पास 273 सीट मिलेगा रहेगा उसी की सरकार बनेगी, यही क्या है, पूर्ण बहुमत है। अब हम देखते हैं प्रभावी बहुमत मतलब इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है। ये क्या होता है, सदन की कुल सदस्य संख्या माइनस सदन में विद्यमान रिक्तियां, ठीक है। ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सदन की कुल सदस्य संख्या माइनस सदन में विद्यमान रिक्तियां, ठीक है। सदन में मान कुल सदस्य 543 है, ठीक है। मान लीजिए वहां में से जो 3 सीटें हैं रिक्त है अर्थात खाली है, ठीक है। खाली कैसे है, मान लो कोई जो सांसद है, ठीक है, जो लोकसभा सदस्य है या ठीक है जो सदस्य है उनमें से किसी का देहांत हो जाता है या कोई अयोग्य घोषित हो जाता है, ठीक है, या किसी सीट पर चुनाव नहीं हुआ हो तो क्या होगा, 543 में से 3 को हम घटा देंगे। ये इसको माइनस करने के बाद कितना बचा, 543 में 3 माइनस करने के बाद 540। अब हम देखेंगे 540 जो बचा वहाँ से उसका 50% प्लस 1, ठीक है। क्या देखेंगे, 50% प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 540/2 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 271 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 271। तो ये क्या होगा, 271 यहाँ पे प्रभावी बहुमत कहलाएगा, क्योंकि ये जो है कुल सदस्य संख्या को, जो कुल सदस्य संख्या उसमें से जो रिक्तियां हैं मतलब सीट खाली है उसको माइनस करके जो बचा उसका 50% प्लस 1, ये क्या कहलाता है, प्रभावी बहुमत कहलाता है। तो साथियों याद रखना है, इस बहुमत का प्रयोग कहाँ होगा, यदि लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष को पद से हटाना हो तो प्रभावी बहुमत का इस्तेमाल होगा, ठीक है। और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को पद से हटाना हो तब राज्यसभा में प्रभावी बहुमत चाहिए, ठीक है। इसमें ये क्या है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा से ही कार्रवाई शुरू होगी, ठीक है। और जब ये प्रभावी बहुमत से पास कर देगा तब जो लोकसभा में मतलब दूसरे सदन में सामान्य बहुमत से भी पास हो जाए तो क्या होगा, ये जो विधेयक ये जो बिल है पास माना जाएगा। तो क्या देखें हमने इसमें, जो राज्यसभा के सभापति उपसभापति को हटाने के लिए केवल राज्यसभा में ही कार्रवाई शुरू की जाती है, ठीक है। और ये जब पास करके लोकसभा में जब विधेयक बिल जाता है तो जब वहाँ पे सहमति मिल जाती है या पूर्ण बहुमत से जब पास हो जाता है तो क्या होगा, जब राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दे तब क्या होता है, ये बिल को पास माना जाता है और उनको अपने पद से हटना पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं हम विशेष बहुमत। भारत के संविधान में कई प्रकार के विशेष बहुमत की चर्चा की गई है, ठीक है। कई प्रकार के विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी की चर्चा की गई है। जैसे पहला हो गया अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत। अभी हम इसकी चर्चा करेंगे आखिर क्या होता है अनुच्छेद 368 के तहत। अनुच्छेद 249 और 312 के तहत विशेष बहुमत क्या होता है। अनुच्छेद 61 के तहत क्या होता है विशेष बहुमत। और संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्य विधानमंडल की संस्तुति के द्वारा जो विशेष बहुमत है ये क्या होता है, ठीक है। हम अभी देखते हैं बारी बारी इन चारों भी प्रकार के विशेष बहुमत को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत। अनुच्छेद 368 के अनुसार इसका मतलब होता है प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, उस दिन सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ठीक है। क्या है, सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और उस दिन सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ठीक है। इसमें 2 कंडीशन दिया है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जैसे लोकसभा में अभी 243 सदस्य एग्जाम्पल के माध्यम से देखे तो इस आधार पर बहुमत क्या हो जाएगा 273, ठीक है। मिनिमम 273 तो लगना ही है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या कहता है, सेकंड कंडीशन क्या कहता है, उस दिन उपस्थित सदस्य यदि 420 है, ठीक है, तो 420 का 2/3 280 हो जाएगा, अर्थात 280 सदस्यों का बहुमत होगा, ठीक है, ठीक है।
पर यदि यहाँ पे यदि जो उपस्थित है उनकी सदस्यों का 50%, ठीक है, यदि 273 से कम होता है तब इसको विशेष बहुमत नहीं माना जाएगा। विशेष बहुमत मतलब क्या होता है? फर्स्ट कंडीशन, कुल सदस्यों का बहुमत मतलब कुल सदस्यों का 50% प्लस उस दिन जो सदन में उपस्थित है, कार्रवाई में भाग लेते समय उनमें उपस्थित और मतदान सदस्यों का, ठीक है, तब हो तो क्या कहलाएगा? ये विशेष बहुमत कहलाएगा अनुच्छेद 368 के तहत। और साथियों, इस अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत की आवश्यकता कहाँ होती है? यदि आपको मूलाधिकार में कोई अमेंडमेंट करना हो, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यदि अमेंडमेंट करना हो तो क्या होगा? अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, मतलब फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, इनमें यदि कोई अमेंड करना हो संसद को तो क्या किसकी जरूरत पड़ेगी? अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत की, ठीक है। साथियों, अब हम देखते हैं अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312 के तहत विशेष बहुमत। अनुच्छेद 249 के तहत विशेष बहुमत की चर्चा की गई है, ठीक है। इसमें और अनुच्छेद 368 वाले विशेष बहुमत में बस अंतर इतना है कि अनुच्छेद 249 वाले विशेष बहुमत में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की 2/3 सहमति की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे अभी लोकसभा में कुल 543 सदस्य है, उस दिन उपस्थित सदस्य की संख्या यदि 420 है, ठीक है, तो 420 का 2/3 क्या हो जाएगा? 280। इसमें क्या है? जो कुल सदस्य है उसके 50% प्लस 1 की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसमें दो कंडीशन है, केवल एक कंडीशन है कि जो उपस्थित या मतदान में भाग लेने वाले जो सदस्य हैं उसकी क्या है? उसके 2/3 सदस्य की आवश्यकता होती है इस अनुच्छेद के तहत विशेष बहुमत के लिए, ठीक है। आर्टिकल 249 के तहत संसद को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है, ठीक है, जिससे कि वे कानून बना सकते हैं। इस आर्टिकल के तहत अगर कोई राज्य सूची का विषय हो जिस पर कानून बनाने की जरूरत हो और अगर राज्यसभा अपने सदस्य को के 2/3 बहुमत से कोई संकल्प पारित कर दें तो इस स्थिति में संसद इस पर कानून बना सकती है। तो सरल सी भाषा में अनुच्छेद 249 क्या है? यदि किसी राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता हो और राज्यसभा यदि अपने 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर दे उस विषय पर कानून बनाने के लिए, तो संसद इस पर क्या है? कानून बना सकती है। यही है अनुच्छेद 249। और तो अनुच्छेद 312 में क्या कहा गया है कि जो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन, मतलब अखिल भारतीय सेवा की कोई किसी यानी, तो साथियों अनुच्छेद 312 के तहत क्या कहा गया है कि यदि कोई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करना हो तो राज्यसभा को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने 2/3 सदस्य के बहुमत से संसद को इस पर कानून बनाने के लिए प्राधिकृत कर सकती है। आपको याद रखना है इसको, ठीक है। इसमें क्या है? उस दिन जो केवल उपस्थित है, मतदान करने वाले सदस्य है, उसके 2/3 सदस्य के बहुमत की आवश्यकता होती है। साथियों, अब देखते हैं अनुच्छेद 61 के तहत विशेष बहुमत। जैसा कि आप जानते हैं जो अनुच्छेद 61 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट के बारे में प्रावधान है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना हो, ठीक है। इसके लिए सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक होती है, ठीक है। जैसे लोकसभा में 543 सदस्य है तो इसका 2/3 बहुमत क्या हो जाएगा? 362। क्या हो जाएगा? 543 गुणित 2/3 मतलब 2/3 क्या हो जाएगा? 362। इसके 2/3 बहुमत के लिए 362 की आवश्यकता होगी। तो साथ ही इसको इतना कठिन क्यों बनाया गया है? क्योंकि जो राष्ट्रपति होते हैं बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, संवैधानिक पद होता है, हमारे देश का सबसे प्रमुख पद होता है, सबसे प्रथम नागरिक होता है हमारे देश का राष्ट्रपति, ठीक है। इसलिए इसको इतना कठिन बनाया गया उनको पद से हटाने के लिए। और साथियों, ऐसा अभी तक आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं इतिहास में कि हमारे देश में राष्ट्रपति के खिलाफ मतलब संसद में महाभियोग लाया गया हो। अब देखते हैं साथ ही आगे संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्य विधानमंडल की संस्तुति के द्वारा, ठीक है। ये क्या होता है? भारत के संघीय ढांचे, क्या होता है संघीय ढांचे भी आगे देखेंगे। भारत के संघीय ढांचे मतलब फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित जो भी संशोधन होता है उसके लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ, ठीक है, संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की भी मंजूरी की आवश्यकता होती है, ठीक है। यह याद रहे कि संसद से तो विशेष बहुमत की दरकार होती है, स्पेशल मेजोरिटी की, लेकिन राज्य विधानमंडल में साधारण बहुमत से ही काम चल जाता है, ठीक है। तो जो फेडरल स्ट्रक्चर मतलब संघीय ढांचे से संबंधित जो भी संशोधन करना हो उसके लिए क्या है कि जो संसद में संसद है, ठीक है, संसद से विशेष बहुमत से पास कराना होगा, प्लस विधानसभा में आधे से अधिक विधानसभा में साधारण बहुमत से पास कराना होगा उस बिल को। तो साथियों, अब देखते हैं ढांचे से संबंधित कौन कौन सा विषय है जिसके लिए संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य विधानमंडल के बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है। पहला है राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया। क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं
इसकी प्रक्रिया। ठीक है, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55। तो साथियों अनुच्छेद 54 क्या कहता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने का अधिकार किसे होगा। ठीक है, इसमें इस प्रावधान में यदि चेंज करना हो कोई तो हमको इस बहुमत की आवश्यकता होगी। अनुच्छेद 55 क्या कहता है कि निर्वाचन, जो राष्ट्रपति है उनके निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, मतलब इन जो राष्ट्रपति है उनके निर्वाचन में कौन भाग लेगा और उनके निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, इसमें यदि कोई फेरबदल करना हो, कोई चेंजेस करना हो, ठीक है, तो इसके लिए इसमें संशोधन करने के लिए हमें संसद के विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल के पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होगी। अब आगे है केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार जब करना हो तो क्या है, इस बहुमत की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसमें क्या है, अनुच्छेद जो 73 है केंद्र के कार्यकारिणी शक्ति के विस्तार से संबंधित है और अनुच्छेद जो 162 है वो राज्य कार्यकारिणी की शक्ति से संबंधित है। इसका विस्तार करना हो यदि इस शक्ति का तो हमें इस बहुमत की आवश्यकता होगी। अगला है उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। ठीक है, तो इसमें अब आगे देखते हैं साथियों, जो उच्च न्यायालय है अनुच्छेद 241 के संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 का संबंध उच्चतम न्यायालय से है और भाग 6 है उसके अध्याय 5 का संबंध उच्च न्यायालय से है। इसमें क्या है, जो संसद है इसको ये विधि बनाकर स्थापना कर सकती है। इसके अलावा यदि केंद्र एवं राज्य के बीच जो विधायी शक्ति है इसको विभाजन से संबंधित भी कोई संशोधन करना हो तो ये भी क्या है, संघीय ढांचे के अंतर्गत आएगा और इसके लिए इस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होगी। अब देखते हैं जो 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय है, इसमें कोई फेरबदल करना हो, कोई चेंजेस करना हो। 7वीं अनुसूची मतलब साथियों आपको पता होगा इसमें 3 प्रकार की अनुसूची दिया गया है। ठीक है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो इन सूचियों में से किसी जो विषय है उसको किसी सूची से हटाना हो या कोई किसी सूची में जोड़ना हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, ये जो विषय है संघीय ढांचे के अंतर्गत आएगा और इसके लिए विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य विधानमंडल के बहुमत की आवश्यकता होगी। अब जो संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व है इसके लिए ये भी क्या है, एक संघीय ढांचे का हिस्सा है। ठीक है, यदि राज्यों के प्रतिनिधित्व को संसद में जो राज्य के प्रतिनिधित्व है इसको हमको कम या ज़्यादा करना हो, ठीक है, तो इसके लिए ये भी क्या है, संघीय ढांचे का हिस्सा है। अब देखते हैं संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए जो प्रक्रिया है ये भी क्या है, संघीय ढांचे के अंतर्गत आता है। साथियों यदि अनुच्छेद 368 के तहत भी कोई संशोधन करना हो संविधान में तो ये भी क्या है, भारत के संघीय ढांचे के अंतर्गत आता है और इसके लिए संसद के विशेष बहुमत और साथ ही साथ राज्यों के बहुमत मतलब राज्य विधानमंडल के पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होगी, उनकी मंजूरी की आवश्यकता होगी इस प्रकार के संशोधन में। तो साथियों आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।